ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी ग्रुप का एक जाल बना रखा है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का एक पूरा का पूरा नेटवर्क बना हुआ है जिसे ईरान लीड करता है। अब आता है दिसंबर 18। इस दिन ईरान के अंदर एक बड़ा साइबर अटैक होता है जिसमें ईरान के 70% फ्यूल स्टेशन के ऑपरेशन ठप हो जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक मशहूर पर्शियन पोएट, सूफी, फिलोसोफर जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी ने कहा था, हर एक नदी अपने साथी के साथ बहकर अपनी मंजिल तक पहुंचती है। ईरान एक ऐसा देश जो अपने अलाई ग्रुप के साथ खड़े होकर अपनी खुद की एक कहानी लिख रहा, और आज हम उसी कहानी को डिटेल में समझने वाले हैं। 1 अक्टूबर की रात, एक ऐसी रात जो शायद कभी भूली नहीं जा सकती। मिडिल ईस्ट की एक और रात जो पूरी दुनिया में हेडलाइन बन गई, जहां ईरान ने 200 के आसपास बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए इजराइल पर एक ऐसा तूफान छोड़ा जिसने सबको हिला कर रख दिया। और ईरान ने अपने इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2। ईरान का यह अटैक सिर्फ एक वार्निंग नहीं थी, बल्कि एक वेल प्लान्ड ऑपरेशन था जिसमें ईरान की 90% मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंचती हैं। हालांकि पूरी दुनिया यह जानती है कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे एडवांस सिस्टम में से एक है, जो इजराइल की तरफ आने वाले मिसाइल को इजरायली बॉर्डर तक पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन इस बार इजराइल का एयर डिफेंस भी ईरान की मिसाइल के आगे फेल होता दिखाई देता है। खुद इजराइल के आईडीएफ स्पोक्समैन डेनियल हेगारी ने कहा, ईरान ने 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के सेंट्रल और साउथ रीजन पर फायर किए हैं। हालांकि इस अटैक को लेकर जो इमेज सामने आती है वो और भी हैरत में डाल देती है, क्योंकि ईरान के अटैक करने से पहले ही अमेरिका ने इजराइल को इसे लेकर वार्न किया था कि ईरान एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा। ये खबर मिलते ही इजराइल में हलचल मच जाती है, लोग पैनिक हो जाते हैं, डर कर शेल्टर्स की तरफ भागना शुरू करते हैं, और फाइनली ईरान इजराइल पर एक सक्सेसफुल अटैक को अंजाम देता है। ईरान के मिसाइल इजरायली एरियाज को टारगेट करने में कामयाब हो जाती हैं, और इजराइल में जहां जहां ईरान की मिसाइलें गिरती है वहां बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई देता है। और इसी के बाद ईरान के IRGC की तरफ से बयान आता है जिसमें वो प्राउडली कहते हैं, ईरान के 3 बड़े एयरबेस नेवातिब, हज़ेरिम और तेलनॉफ को सक्सेसफुली टारगेट किया गया, जिसमें नेवातिब एयरबेस पर इजराइल के सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 खड़े थे, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। IRGC के अकॉर्डिंग उन्होंने इजराइल के 20 फाइटर जेट तबाह किए हैं। अब आप सोचो, एक ऐसी कंट्री जिसने अपने पड़ोसी देशों में आतंक मचाया हुआ हो, बेकसूर लोगों को मार रहा हो, उसी बीच उस पर पलटवार हो और एक ही झटके में उसके इतने सारे फाइटर जेट आउट ऑफ एक्शन हो जाए, उसके लिए यह सिर्फ एक फिजिकल डैमेज नहीं बल्कि उसके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। साथ ही उस कंट्री के लिए एक बड़ा इकोनॉमिक डैमेज भी है। मोटा मोटा अगर हिसाब लगाएं तो ईरान के अटैक में इजराइल के 20 F-35 तबाह हुए, तो इस हिसाब से सबसे कम कॉस्ट वाली एक F-35 की कीमत $82 मिलियन है, मतलब टोटल $1.6 बिलियन। यह सिर्फ F-35 के बेसिक मॉडल की कॉस्ट है, मतलब ईरान ने एक झटके में इजराइल के $1 बिलियन को तबाह कर दिया। आप सोचे ये इजराइल के लिए कितना बड़ा लॉस है। हालांकि ईरान के लिए किसी परम सुख से कम नहीं है, और ऐसा इसलिए क्योंकि नेवातिब एयरबेस वही एयरबेस है जिसे हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह को एसेसिनेट करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, और ईरान ने जिस F-35 को डिस्ट्रॉय किया है वो वही फाइटर जेट है जिसे लेबनान में हिजबुल्लाह पर अटैक करने और नसरुल्लाह को मारने में यूज किया गया था। मतलब जहां एक तरफ इजराइल के लिए ये एक बड़ा लॉस है, तो वहीं दूसरी तरफ ये ईरान के लिए इमोशनली सेटिस्फेक्शन है। एक स्टेप और आगे बढ़े तो ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर जनरल मोहम्मद बगेरी की तरफ से एक बड़ा बयान आता है जिसमें वो कहते हैं, हमारे पास इजराइल के इकोनॉमिक एरियाज पर अटैक करने की भी पावर है, लेकिन हमने सिर्फ मिलिट्री बेसिस को ही टारगेट किया। यह फैसला हमने अमेरिका की रिक्वेस्ट और गाजा में सीज फायर के वादों की वजह से लिया है। हालांकि अगर आप गौर करें तो इनका यह स्टेटमेंट इस बात की तरफ इशारा करता है कि अगर वो चाहते तो इजराइल के इकोनॉमी को भी टारगेट कर सकते थे, लेकिन इस बार सिर्फ मिलिट्री बेसिस को ही टारगेट किया, मतलब वो आगे कर सकते हैं। उस स्टेटमेंट का एक साइड ये भी निकलता है जिसमें एक डिप्लोमेटिक प्ले भी नजर आता है, जहां सिर्फ ईरान और इजराइल नहीं बल्कि गाजा सीजफायर के डिप्लोमेसी के जरिए अमेरिका भी अपनी जगह बना रहा है। इसे एग्जाम्पल से समझे तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जंगल में एक शेर जो एक भेड़िए के झुंड को मार गिराता है, और उस टाइम वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल भी नहीं करता, वो सिर्फ अपना पंजा दिखाता है, अपना दम नहीं लगाता। मोहम्मद बगेरी के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ईरान ने इजराइल के बेसिस को टारगेट करके अपनी पावर तो दिखाई, लेकिन इकोनॉमी को छोड़ दिया, शायद अगले राउंड के लिए। ऐसे में इजराइल के रिटेलिएशन के बाद हो सकता है बगेरी अपनी बात को
सच साबित कर दें। हालांकि ये अटैक इजराइल के लिए एक वार्निंग मैसेज था, जहां ईरान ने इजराइल को डर और हद दोनों पॉइंट पर वार्न किया। इसके अलावा ईरान ने फाइटर जेट को टारगेट करके एक टैक्टिकल विक्ट्री भी हासिल करी है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि ये अटैक सिविलियन एरियाज पर नहीं हुए, जो कि खुद अपने आप में एक डिप्लोमेटिक एंगल सेट कर रहा है। लेकिन अभी भी एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ईरान ने इजराइल पर अटैक किया क्यों? वो कौन कौन सी वजह थी जिसने ईरान को इजराइल पर अटैक करने के लिए मजबूर किया? आज की इस वीडियो का ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम इसकी डिटेल हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, आपको बोर नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ पिछले एक साल में जो हुआ है उसे समझने की कोशिश करेंगे। 1 अक्टूबर को ईरान की तरफ से इजराइल पर जो मिसाइल दागी गई, दरअसल इसकी कहानी पिछले एक साल से लिखी जा रही थी। इजराइल वॉर के सारे नियम कानून को साइड करके पिछले एक साल से सिविलियन, जिसमें बच्चे औरतें तक शामिल हैं, उनका कत्ले आम कर रहा था। और इसकी शुरुआत होती है 7 अक्टूबर 2023 से। इस दिन हमास की तरफ से इजराइल पर एक मैसिव रॉकेट अटैक किए जाते हैं, जिसे हमास ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम देता है, जिसके रिटेलिएशन में इजराइल गाजा में रहने वाले सिविलियन पर एयर स्ट्राइक करता है, उन्हें मारना शुरू करता है, जिसमें अब तक करीब 42,000 से ज्यादा लोग इजरायली हमले में मारे जा चुके हैं। और यह नंबर सिर्फ गाजा का है। हमास की तरफ से किए गए अटैक पर ईरान ने कहा कि उसे इस हमले की जानकारी पहले से नहीं थी, लेकिन इजराइल लगातार ईरान को हमास सपोर्टर की वजह से ब्लेम करता रहा। और ऐसा इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी ग्रुप का एक जाल बना रखा है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का एक पूरा का पूरा नेटवर्क बना हुआ है, जिसे ईरान लीड करता है। और हमास भी इसी नेटवर्क का एक पार्ट है। हालांकि बाकी प्रॉक्सी ग्रुप के कंपैरिजन में हमास की स्टोरी थोड़ी अलग है, अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन यह सच है कि हमास को ईरान का डायरेक्ट सपोर्ट हासिल है। यही वजह है कि हमास के अटैक के बाद ईरान को ब्लेम करना इजराइल के लिए काफी आसान हो जाता है। और इसी के बाद 7 अक्टूबर को इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान बॉर्डर पर भी झड़प होती है। और ईरान इजराइल को धमकी देता है कि अगर इजराइल गाजा के बाद किसी दूसरे रीजन पर अटैक करने का प्लान करता है तो ईरान पहले ही एक्शन ले सकता है। इसके एक दिन बाद ईरानियन सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमैनी भी ईरान को वार्न करते हैं। वो कहते हैं कि अगर गाजा पर इजराइल के अटैक नहीं रुके तो मुस्लिम वर्ल्ड और ईरान के दोस्त यानी प्रॉक्सी ग्रुप को कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि 17 अक्टूबर को इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच झड़प हुई थी और हिजबुल्लाह का ईरान के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। ऐसे में अगर इजराइल हिजबुल्लाह को टच करता है तो मतलब ईरान हिजबुल्लाह के साथ आएगा ही आएगा। इसे आप ऐसे समझ लें कि एक पावरफुल इंसान है जो अपने दुश्मन के खिलाफ बहुत से लोगों को तैयार कर दिया। अब जब उसमें से किसी को भी उसका दुश्मन टारगेट करता है तो वो पावरफुल इंसान उसे बचाने आ जाता है। ईरान और प्रॉक्सी ग्रुप की लगभग सिमिलर कहानी है। अपडेट आती है 19 नवंबर, यमन का हौथी ग्रुप रेड सी में एक कार्गो शिप को कैप्चर कर लेता है। यही असारी जो कि हौथी के मिलिट्री स्पोक पर्सन है, वो सामने आते हैं। पहली बार दुनिया इस फेस को पहचानती है। वो कहते हैं ये एक्शन गाजा और वेस्ट बैंक में जो पैलेस्टीनियन ब्रदर्स के खिलाफ जुल्म हो रहे हैं उसका बदला लेने के लिए किया गया है। क्योंकि यमन का हौथी भी प्रॉक्सी नेटवर्क का पार्ट है जिसे ईरान लीड करता है, ऐसे में इस केस में भी ईरान इन्वॉल्व हो जाता है। हौथी का यह एक्शन एक क्लियर मैसेज था कि ईरान और उसके अलाई ग्रुप इजराइल को मिडिल ईस्ट में हर लेवल पर चैलेंज कर रहे हैं। अब आता है दिसंबर 18। इस दिन ईरान के अंदर एक बड़ा साइबर अटैक होता है जिसमें ईरान के 70% फ्यूल स्टेशन के ऑपरेशन ठप हो जाते हैं। ये एक बड़ा साइबर अटैक होता है जो ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डायरेक्ट टारगेट करता है। चूंकि ईरान जैसी कंट्री जो काफी हद तक एनर्जी सप्लाई पर डिपेंडेंट है, उसके लिए यह अटैक बेहद ही खतरनाक होता है। और इसे लेकर ईरान इजराइल पर आरोप लगाता है कि यह सब इजराइल की तरफ से किया गया है। हालांकि बाद में ईरान स्टेट टीवी और इजरायली मीडिया दोनों ने यह बताया कि इजराइल से जुड़ा हुआ एक हैकिंग ग्रुप है जिसका नाम है प्रीडेटरी स्पैरो, उसी ने इस अटैक को अंजाम दिया था। हालांकि इससे पहले भी यह ग्रुप ईरान के अंदर साइबर अटैक को अंजाम दे चुका है। इससे पहले ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और गवर्नमेंट सिस्टम को भी यह ग्रुप टारगेट कर चुका है। यह भी एक वजह है जहां इजराइल साइबर अटैक के जरिए ईरान को टारगेट करता है। इसके अलावा ईरान के एक टॉप जनरल हुआ करते थे सैयद राजी मुसावी, जो कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के सीनियर एडवाइजर भी थे। इसके अलावा मुसावी ईरान और सीरिया के बीच मिलिट्री अलायंस को स्ट्रांग बनाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल थे। मतलब मुसावी ईरान के लिए एक इंपॉर्टेंट इंसान हुआ करते थे। 25 दिसंबर को इजराइल सीरिया के अंदर एक टारगेटेड एयर स्ट्राइक करता है और मुसावी को एसेसिनेट कर दिया जाता है। और इजराइल का ये एक्शन
ईरान के लिए एक बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि मुसावी की लीडरशिप सीरिया में काफी इंपॉर्टेंट थी। अब चूंकि इजराइल ईरान को लगातार टारगेट कर रहा था, जिसके जवाब में 15 जनवरी को ईरान नॉर्थन इराक के एरबिल में मोसाद स्पाई एजेंसी पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर देता है। एरबिल के कुर्दिश इलाके में करीब 8 धमाके सुनाई देते हैं, जिसमें 4 लोगों की मौत होती है और 6 लोग इंजर्ड हो जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आता है वो ट्रिगर पॉइंट जिसका इम्पैक्ट 1 अक्टूबर को देखा गया। दरअसल इसी फरवरी में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अब्दुल्लाहियान लेबनान विजिट पर होते हैं, जहां वो कहते हैं उसने यानी इजराइल ने लेबनान पर अगर कोई फुल स्केल अटैक किया तो वो इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का आखिरी दिन होगा। वो इस बात पर जोर दे रहे थे कि ईरान कभी भी रीजन में जंग को बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन अगर लेबनान पर इजराइल का कोई बड़ा अटैक होता है तो ईरान खामोश नहीं बैठेगा। और जैसा कि अब्दुल्लाहियान ने कहा था, सेम वैसे ही हुआ। इजराइल ने लेबनान पर अटैक करना शुरू किया तो ईरान भी एक्टिव हो जाता है। लेकिन इसके पीछे भी और कई ऐसे इंसिडेंट हैं जिसने ईरान को एक्टिव होने पर मजबूर किया है। 7 अक्टूबर से लेकर फरवरी तक पिछले 5 महीने में इजराइल और ईरान के बीच तनाव काफी हद तक बढ़ चुके होते हैं। फिर एक दिन ईरान की साउथ नॉर्थ गैस पाइपलाइन पर अटैक होता है, जिससे ईरान की गैस सप्लाई अफेक्ट होती है। यह पाइपलाइन ईरान के फ्यूल नेटवर्क का की पॉइंट होता है, जो साउथर्न एरियाज से नॉर्थर्न रीजन तक गैस सप्लाई करता है। ईरान के फ्यूल मिनिस्टर जावेद उफ्जी इसे इजराइल की साजिश बताते हैं। इसी तरह ईरान के IRGC के कमांडर होते हैं रेजा जराई, जो कि ईरानियन ऑयल शिपमेंट को सीरिया तक पहुंचाने का काम देख रहे होते हैं। लेकिन 1 मार्च 2024 को इजराइल जराई को टारगेट करके मार देता है। साथ ही 2 और लोगों की जान भी चली जाती है, क्योंकि इजराइल को लगता है कि अगर वो ऐसे लोगों को टारगेट करता है जो ईरान के मिलिट्री ऑपरेशन या फिर ईरान के लॉजिस्टिक को कंट्रोल करते हैं, तो इससे ईरान को ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि इजराइल किसी भी तरह से सीरिया से ईरान का इन्फ्लुएंस खत्म करना चाहता है। यही वजह है कि सीरिया में लगातार इजराइल ईरान को टारगेट करता रहता है। इसी तरह ईरान कुछ फोर्स के जनरल थे ब्रिगेडियर मोहम्मद रजा जहीदी और उनके डिप्टी जनरल थे मोहम्मद हादी। 1 अप्रैल को एक बार फिर इजराइल सीरिया में ईरान के कंसुलेट पर अटैक करता है और उसे पूरी तरह से तबाह कर देता है। और इस अटैक में ईरान के कमांडर मोहम्मद रजा और डिप्टी जनरल मोहम्मद हादी के साथ 7 लोगों की जान चली जाती है। इस अटैक के बाद ईरान पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ईरान ऑफिशियल की तरफ से स्टेटमेंट आने शुरू होते हैं। फॉरेन मिनिस्टर अमीर अब्दुल्लाहियान भी इस अटैक के बाद इसे इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ बताते हैं। लेकिन इस बार ईरान इजराइल के इस अटैक के बाद पूरी तरह से सीरियस दिखाई देता है। उसे समझ आता है कि अगर अब भी खामोश रहा तो प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। और इसी के बाद 13 अप्रैल को ईरान इजराइल पर पलटवार करता है और 300 रॉकेट इजराइल की तरफ फायर कर देता है और इसे नाम देता है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। यह पहली बार था जब ईरान डायरेक्ट इजराइल को अपनी जमीन से टारगेट करता है। हालांकि उस टाइम इजराइल, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, यहां तक कि जॉर्डन सब एक साथ मिलकर ईरान की मैक्सिमम मिसाइल को इंटरसेप्ट करते हैं और हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिस वजह से इजराइल को ज्यादा नुकसान नहीं होता। हालांकि ईरान जो मैसेज देना चाहता था कि वो डायरेक्ट इजराइल पर भी अटैक करने की पावर रखता है, वो मैसेज इजराइल तक सक्सेसफुली पहुंचता है। लेकिन इजराइल हमेशा की तरह पलटवार करता है और ईरान के अलग अलग इलाकों में धमाके सुनाई देते हैं। इस अटैक के बाद ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। अब कोई चूहा बिल्ली वाला खेल नहीं चलता, जहां इजराइल इनडायरेक्टली ईरान को टारगेट करे और ईरान प्रॉक्सी के जरिए इजराइल पर। उस टाइम लोगों को लगने लगता है कि अब मिडिल ईस्ट एक बड़ी जंग में जाने वाला है, लेकिन बीच बचाव करके इस वॉर को आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है। लेकिन ये दोनों कंट्री अभी भी एक दूसरे को टारगेट करती रहती हैं। 31 जुलाई 2024 इस दिन इजराइल ईरान के अंदर हमास चीफ इस्माइल हानिये को असैसिनेट करता है, जो इजराइल की तरफ से किए गए अब तक के सभी असैसिनेशन में सबसे बड़ा होता है। ईरान, पाकिस्तान, यहां तक कि इंडिया भी अपने नेशनल फ्लैग को हानिया के लिए झुका देती है, जबकि टर्की एक कदम और आगे बढ़कर काम करता है और इजराइल के अंदर तेल अवीव में इस्माइल हानिया के लिए
अपने झंडे को आधा झुका देता है। और इन सब के बाद ईरान हानिया का बदला लेने की बात तो कहता है, लेकिन डायरेक्ट ईरान की तरफ से कोई खास एक्टिविटी नजर नहीं आती। हालांकि एक नैरेटिव भी सेट करने की कोशिश होती है कि ईरान एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है और हानिया एक सुन्नी मुस्लिम लीडर थे, इसलिए खुद ईरान ने उन्हें शहीद करवा दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हानिया अगर इतने पावरफुल बने हुए थे तो उसके पीछे ईरान का बहुत बड़ा सपोर्ट था। खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं। और जैसा कि फरवरी में ही अमीर अब्दुल्लाहान ने कहा था कि अगर इजराइल लेबनान पर कोई बड़ा हमला करता है तो वो खामोश नहीं बैठेंगे, सेम वही होता है। इजराइल लेबनान पर एक मैसिव अटैक करता है जिसमें हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को असैसिनेट कर दिया जाता है। चूंकि नसरुल्लाह इजराइल के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे, इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लें। नसरुल्लाह का ईरान के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन था, जहां नसरुल्लाह ईरान के रेजिस्टेंस नेटवर्क में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ग्रुप हिजबुल्लाह को लीड किया करते थे। ऐसे में नसरुल्लाह की मौत ईरान के लिए बहुत बड़ा लॉस होता है। और जैसा कि मैरी कॉम मूवी का ये डायलॉग है, कभी किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। एज इट इज यही होता है। पिछले एक साल से लगातार इजराइल ईरान को टारगेट करता रहता है, कभी उसके एसेट को टारगेट करता है तो कभी उनके ऑफिशियल्स को, और फाइनली ईरान इन सब का जवाब देता है और इजराइल पर भारी भरकम अटैक करता है। फिर ना यूएस, ना ही यूके और ना ही इजराइल इस रॉकेट अटैक को इंटरसेप्ट कर पाते हैं और ना ही खुद को बचा पाते हैं, और ईरान इजराइल को एक बड़ा डैमेज देता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ईरान और इजराइल का ये कॉन्फ्लिक्ट एक नए मोड़ पर आ चुका है। हालांकि ईरान ने इंसानियत दिखाई और सिविलियन एरियाज को टारगेट नहीं किया, जबकि इजराइल के पास ह्यूमैनिटी जैसा कुछ नहीं है। वो सिविलियन, खास करके औरतें, बच्चों को खूब टारगेट करता है। गाजा इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और अब लेबनान भी इजराइल के टारगेट पर आ चुका है। हालांकि खतरा दोनों तरफ है। यह कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इजराइल या ईरान के लिए नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट, साथ ही पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को भी अफेक्ट करने वाली है। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि रोज एक नई कहानी लिखी जा रही है, और उन सारी नई कहानी का सच, उसके अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।